म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा रहा था ना, तो म्यूचुअल इंडक्शन में आप लोगों ने बैटरी बना लिया था। अच्छा ठीक है। तो आपने अपने कॉपी में जो फिगर बनाया है वो तो देख ही रहे होंगे, अब उसी को देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। सबसे पहला काम है म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें निकालना, मतलब M को पहले हमें निकालना है। जैसे मान लो ये म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकालेंगे, तो आपने अपने कॉपी में लिखा होगा कि एक बार लिखा है जैसे 512 है ना, 512। तो 512 का मतलब क्या हुआ कि ये म्यूचुअल इंडक्शन है, और 521 का मतलब क्या है, ये भी म्यूचुअल इंडक्शन है। 511 का मतलब है सेल्फ इंडक्शन है, और 522 का मतलब है सेल्फ इंडक्शन है। ठीक है, ये इसका मतलब हमने कहा था कि पहले में दूसरे से, तो 5 बराबर हम लिखेंगे पहले में, मतलब पहले का एरिया, दूसरे से तो दूसरे का फील्ड। यही पढ़ा था, यही है 512। A1 इंटू B2, पहले में माने पहले का एरिया। 512 का मतलब हमने क्या बोला था कि पहले में इंडक्शन होगा, दूसरे से होगा, तो A1 B2 होगा। इसी का एक नाम और आप लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन आप लिख सकते हैं M12। मैंने खैर M ही लिखा है, M12 तो नहीं लिखा था, पर ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे 12 ये है तो M12 यहाँ पे हुआ। 5 बराबर MI, I माने दूसरे का करंट, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब अगर 521 है तो इसी तरह से नकल करके बताओ, दूसरे में पहले से, दूसरे में माने A2, पहले से माने B1। अब हम इसमें लिखेंगे दूसरे में इंडक्शन हुआ पहले से, यहाँ पे कामा भी लगा सकते हो, इंटू I1, ऐसे लगा सकते हैं आप, M12 I2। अब अगर 511 की बात किया जाए तो इसका मतलब हुआ A1 B1 बराबर L1 I1। अगर इसकी बात करूँगा तो A2 B2, और यहाँ पे होगा L2 I2। ठीक, ये हम लोगों को पता है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को ऐसे लिखना है। फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि बैटरी बनेगी, तो जब बैटरी बनेगी तो E1 बराबर हमने लिखा था E11 प्लस माइनस E12, और E2 बराबर है E22 प्लस माइनस E21, ऐसा लिखा था। सही है, ऐसे लिखा था आप। E11 E12 ये सब वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं। चलिए अभी हम जो आगे पढ़ते हैं आज, तो सबसे पहला काम है म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकालेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है, बच्चों एक एग्जाम्पल लिखो और म्यूचुअल इंडक्शन निकाल के देखो कितना आया। देखो यहाँ पे ये सोलेनाइड है, एक सोलेनाइड ये है और एक सोलेनाइड यहाँ पे है, ये दो सोलेनाइड है। और ये इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनाइड है।
ये इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनाइड है। इसका वाले का रेडियस जो यहाँ वाले का है, पहला वाला, इसका रेडियस हमने स्मॉल ए ले लिया और इसका रेडियस बच्चों स्मॉल बी है। ये दोनों दो सोलेनाइड हैं, कंसेंट्रिक है ऐसे। अब इसमें वायर लपेटा होगा टर्न, ये वाला छोटे वाले पे, ये मान लो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N1 है और इसमें करंट भी फ्लो कर रही होगी। करंट आप अपने से मान सकते हैं क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें कोई करंट का डायरेक्शन नहीं देगा, नंबर ऑफ टर्न देगा पर कोई करंट देने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरा वाला कॉइल है, ये वाला दूसरा सोलेनाइड, इसमें भी कुछ नंबर ऑफ टर्न है। इसका नंबर ऑफ टर्न N2 है। नंबर ऑफ टर्न ही दिया जाएगा, करंट दिया जाना नहीं है। आप करंट अपने से मानेंगे, करंट को पेपर में नहीं देगा। तो जैसे पेपर में सवाल होगा ना, वैसे ही लिखना है आपको, मतलब हमने करंट को हटा देना है। करंट वरेंट अपने से मानो आप, बस इतना ही सा सवाल है कि रेडियस है ए और बी, नंबर ऑफ टर्न है N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और पूछा गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ M12 और M21, M12 और M21 ऐसा लिखा गया है। बच्चों क्वेश्चन में पूछा है M12 ये कितना होगा और M21 ये कितना होगा। तो जब M12 निकालोगे तो किसका फील्ड लेना है, दूसरे वाले का, और एरिया किसका लेना है, पहले वाले का। और जब M21 निकालोगे तो फील्ड लेना है पहले वाले का और एरिया लेना है, ऐसा ही है ना। जैसे M12 में 1 माने पहले का एरिया और दूसरे का फील्ड, यही है ना। और ऐसे M21 भी है। तो बच्चों डू योर सेल्फ, कंप्लीट करो, करंट वरेंट अपने से मान लेना और लगाओ। पहले 2 मिनट तक यही काम करो। पहले में कितना आया, ठीक, और दूसरे में ठीक। तो देखिए आपकी क्लास से तो पहला वाला पाई म्यू नॉट N1 इंटू ए स्क्वायर और दूसरा वाला है पाई म्यू नॉट ए स्क्वायर N1 इंटू ए। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में सेम आ रहा है, ठीक। चलिए देखिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। M12 और M21 अलग अलग है कि इक्वल है, इसे देखना है। तो कितने लोगों ने इक्वल निकाला है, इधर 1 लोग 2 लोग बता रहे हैं। और अलग अलग है। M12 और M21 में कौन बड़ा है, ए और बी अगर अलग अलग है तो बी बड़ा है ए से, है ना। बी बड़ा है कि नहीं, तो उसके हिसाब से कौन वाला इंडक्शन बड़ा है, पहला वाला कि दूसरा वाला, दूसरा वाला। कुछ लोग का पहला वाला, कुछ लोग का दूसरा वाला। एनीवे आप देखिए ये सवाल को समझिए कैसे लगेगा।
पहले तो थ्योरेटिकली हमें ये पता है कि म्यूचुअल इंडक्शन एक ही होता है, चाहे 1-2 निकालो चाहे M21 निकालो, वो अलग अलग नहीं होगा। कल भी हम लोगों ने M ही लिखा था, दोनों में M लिखा था, M लिख के सवाल लगाया था। आज हम उसे देखना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं और कैसे इक्वल है वो समझना है। मतलब याद नहीं करना है, समझना है। याद रहेगा तो ऐसे ही भटकोगे, समझे रहोगे तो भटकोगे नहीं। अब बच्चों M12 जब मैं लिखूँगा तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा A1 और B2 अपान I2। बताओ, ये सही लिखा है? म्यूचुअल इंडक्शन तो यही है ना। 512 तो ऐसे निकाला था आपने, तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए जो लिखा हुआ। अब हमें A1 निकालना है। अब A1 है क्या? अब हमें क्या निकालना है? A1 निकालना है। अब बच्चों यहाँ पे हम कोई लेंथ L ले लें, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है, कहाँ तक निकालोगे? तो ये लेंथ हमने L ले लिया, ये L लेंथ हमने माना है, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट में एरिया कितना लिखोगे? समझ आ रहा? तो हमने L लेंथ ले लिया। अगर हमने L लेंथ ले लिया तो अब यहाँ पे आपको A1 लिखना है। तो A1 माने पहले का एरिया। पहले का एरिया क्या होगा? पाई A स्क्वायर। पहला तो यही है ना, फर्स्ट तो यही है। इसमें करंट हमने I1 माना और इसमें करंट I2 माना, ऐसे माना। तो बच्चों पहले का एरिया क्या हो जाएगा? ये पहला वाला कॉइल है, ये वाला, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। तो पहले वाले में N1 लिखा है, तो बताओ पहले का एरिया क्या होगा? पाई A स्क्वायर। ये एक टर्न का एरिया है। और जब हम इंडक्शन निकालते हैं तो क्या लेते हैं? फ्लक्स लिंकेज लेते हैं। मतलब एरिया एक लूप का नहीं लेना है। आपने सेल्फ इंडक्शन में भी पहले यही लिखा था कि हम फ्लक्स लिंकेज निकालेंगे तब सेल्फ इंडक्शन आएगा। याद है ना ये बात? तो यहाँ पे हम फार्मूला भले ऐसे लिख रहे हैं, पर एरिया क्या है? ये फ्लक्स लिंकेज है, मतलब टोटल लेना है। तो अगर L लेंथ है तो L लेंथ में कुल कितने टर्न हैं? N1L। तो ये नंबर ऑफ टर्न में हर लूप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है? तो आपको क्या मिल गया? A1। पहले ये बताओ A1 समझ में नहीं आया कि आया? आया। हाँ, नहीं समझ में आया तो बताना। अब B2 बराबर क्या होगा? ये जो दूसरे वाले की फील्ड है वो कहाँ पे होगी? उस पूरे सोलेनाइड के अंदर होगी। और अगर इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। अब जो इसका फील्ड होगा पूरे एरिया में है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब हमें कौन सी एरिया लेनी है? पूरे एरिया से हमें क्या मतलब है? जिसमें मैग्नेटिक लाइन इंटर करी वो एरिया तो हमने ले ली। अब वो मैग्नेटिक लाइन जो इंटर करी उसकी फील्ड की वैल्यू क्या है? तो आप लोग सोलेनाइड पढ़ा है म्यू एन आई, तो N2 और करंट कौन सी है? I2, और डिवाइडेड बाई बच्चों I2, और ये कैंसिल हो गया। अब आपको वैल्यू मिला म्यू नॉट N1 N2 पाई A स्क्वायर L। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12। ये मेरे को मिला। अब पेपर में आएगा तो पर यूनिट लेंथ लिखेगा। क्या आएगा? पर यूनिट लेंथ लिखेगा तो L नहीं होगा, ठीक है? और अगर वो बोला है कि इसका इंडक्शन निकालो, म्यूचुअल इंडक्शन, तो पेपर में देखोगे कि लेंथ L लिखा होगा। और अगर लेंथ L नहीं लिखा है या लिखा भी है तो आंसर को देखना होगा आपको, तब उसमें लिखेगा कि पर यूनिट लेंथ ऑप्शन में देगा। तो समझ गया कि यहाँ पे हमें L की ज़रूरत थी। अब बच्चों दूसरे वाले का बताना है।
अब ये वाला दूसरा वाला ज़रा बताना, यही समझना है, इसी के लिए लिया था। M21 का मतलब किसका एरिया? A2 और B1 अपान I1, दूसरे में पहले से। तो दूसरे में माने दूसरे का एरिया, पहले से माने पहले का। ठीक है, होने दो, फार्मूले में तो यही लिखोगे ना आप। मतलब अगर यहाँ पे A1 लिख देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा? मतलब फार्मूला क्या है? फार्मूला जो है वही है ना, तो हम तो फार्मूला ही लिखेंगे। अगर आप यहाँ A1 लिख दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन नहीं हो जाएगा। तो यहाँ तो A2 ही लिखना पड़ेगा। बताओ, फार्मूले में तो यही लिखना पड़ेगा ना। फार्मूला तो यही लिखेंगे, आंसर क्या आएगा वो तो बात की बात है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही है ना, बस कॉन्सेप्ट लिखो, जो होगा देखा जाएगा। सही रास्ते पे चलो, जो होगा उससे मत घबराओ, गलत रास्ता मत पकड़ो, चलना सही रास्ते पे, सही फार्मूला लिखो, जो होगा देखा जाएगा। अब हमें लिखना है बच्चों A2 इंटू B1। ये एरिया कौन सी एरिया होती है? ये वो एरिया होती है जिसमें मैग्नेटिक लाइनें जाती हैं। तो किसकी मैग्नेटिक लाइन होगी? B1 का। अब B1 की मैग्नेटिक लाइन ये है, तो B1 की मैग्नेटिक लाइन तो इतने में ही होगी। अब B1 की मैग्नेटिक लाइन तो इतने में ही होगी, तो इतना एरिया किस काम का? जितने एरिया में जाना है लाइन उतना ही तो लेना है, और जिसमें जाना ही नहीं तो क्या मतलब? जितने देश में जितने एरिया में मेला लगा है उसी का महत्व है ना, पूरे प्रयाग का थोड़ी इम्पोर्टेंस है। हाँ, पूरे प्रयाग में तो नाले खुदे हैं, तमाम तरह के एकदम खराब इंसान भी हैं, लेकिन सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? जहाँ मेला लगा है वहीं जाएंगे ना। तो ऐसे ही जहाँ पे लाइनें जा रही वहीं तो इफ़ेक्ट है। तो इधर एरिया है किस काम का? जब उसमें फील्ड ही नहीं गया, लाइन ही नहीं गया, तो किस काम का? बेकार है। तो हम बेकार चीज़ को क्यों लें? तो बच्चों, जितने एरिया में लाइन इंटर करे उतना ही लेना है। तो किसकी लाइन? पहले वाले की। पहले वाले की फील्ड होगी B1 लिखा है, और कितने एरिया में गया है? ये क्या पाई B स्क्वायर से जा रहा है कि पाई A स्क्वायर से? पाई B स्क्वायर से तो क्या नहीं। तो हमें एक टर्न का एरिया पाई A स्क्वायर ही लेना है, लेकिन एरिया इसका नहीं है, उसका ही एरिया है, उसके एरिया का इतना पार्ट लेना है। अब उसमें टर्न कितने हैं? N2। तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? N2L। हाँ, फ्लक्स लिंकेज होगा N2L। तो यहाँ पे हम लिखेंगे N2L। ये हो गया, ये A2 हो गया। समझ गए? ये क्या हुआ? A2, वो एरिया जिसमें पहले की लाइन इंटर करी। और बच्चों B1 बराबर होगा म्यू नॉट N1 I1 अपान I1। ये I1 और I1 कट गया। जब कट गया तब बच्चों M21 बराबर कितना आया? म्यू नॉट N1 N2 पाई A स्क्वायर L। ये दूसरा आ गया। तो बताइए दोनों बराबर आ गए कि नहीं? तो M12 और M21 बराबर हो गया। तो M12 और M21 इक्वल हो गया। इसी को कहते हैं, किताब में लिखा है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी मतलब चाहे इसका उसमें चाहे उसका इसमें, बात एक ही है। चाहे A से B में जाओ, चाहे B से A में आओ। इसे रेसिप्रोसिटी थ्योरम के नाम से लिखा है, पर वी कैन से राइट नाउ बच्चों M12 और M21 बराबर है, और इसको हम केवल अब क्या नाम देंगे? M। इसलिए हमने उस समय 12 लिख रहा था, फिर मैंने बोला कि जाने दो, M लिखो, जानते तो हो। तो वही चेक कर रहे थे कि जान रहे थे कि नहीं। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा 12 बराबर M21। ठीक समझ गए? तो म्यूचुअल इंडक्शन कोई भी पूछे ना तो सेम वैल्यू आएगा। कभी भी पूछे इसका उसके साथ इंडक्शन होगा तो क्या आएगा? म्यूचुअल। उसका इसके साथ, तो वी हैव सेम वैल्यू। राइट? ये समझ आया? और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। अब पर यूनिट लेंथ लेगा तो म्यू नॉट N1 N2 पाई A स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। ठीक,
मतलब रेडियस बी पे डिपेंड नहीं किया, ठीक। बड़े वाले का रेडियस पे डिपेंड नहीं किया, मतलब बी कहीं नहीं आया, ना तो उसमें आया ना तो इसमें आया। तो क्वेश्चन बस यही पूछता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बी बढ़ाने पे बढ़ जाएगा, बी बढ़ाने पे घट जाएगा, और बी बढ़ाने घटाने पे नहीं बदलेगा। तो आंसर क्या है, बी घटाने बढ़ाने पे नहीं बदलेगा। लेकिन अगर ए बढ़ा दिया जाए तो बढ़ जाएगा। यही पूछेगा एग्जाम में, और कुछ नहीं पूछेगा। वही पूछेगा कि बड़े वाले का रेडियस बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो सबको याद रहता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस शेप पे डिपेंड करता है। अब अगर रेडियस बढ़ेगा तो बड़ा हो जाएगा, तो बी बढ़ा देगा तो बोलेंगे बड़ा हो जाएगा, तो उधर नंबर घटा देगा। इसी बात का क्वेश्चन है नीट में। बस यही एक लाइन पूछेगा जो मैंने अभी पढ़ा हूँ कि बी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो टीचर पेपर बना रहा है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आदमी है ना। वो ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा किताब में कहीं दिखेगा नहीं, और जो एक्सपेरिमेंट खूब किया होगा उसी को दिखेगा, खूब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जिसको पता होगा। इसलिए खूब अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छा रिजल्ट आएगा, टेंशन ना लो। टेक्निकल पॉइंट हम ढूंढ ढूंढ के खींच खींच के दिखाते हैं ना, देखो ये है ये है ये है, वही सब आता है, वही समझना है। अब देखो एकदम सिंपल सी बात है, फार्मूला सबको पता रहेगा, लेकिन वो एग्जाम में जब बोल देगा कि बी बढ़ाने पे क्या होगा, तब डाउट हो जाएगा, तब थोड़ा सा अटपटा लगेगा। तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बल्कि हम कॉन्सेप्ट पे जाने लगेंगे कि साइज बढ़ने पर, किताब में लिखा है कि साइज बढ़ने पर इंडक्शन बढ़ता है, एरिया बढ़ने पे भी इंडक्शन बढ़ता है, लेंथ बढ़ने पे भी बढ़ता है, ए बढ़ने पे भी बढ़ता है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ने पे भी बढ़ता है। तो यहाँ पे टर्न बढ़ने पे बढ़ेगा, रेडियस बढ़ने पे बढ़ेगा, लेंथ बढ़ने पे बढ़ेगा, लेकिन एक रेडियस यहाँ है जिस पे वो डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए ना। सेल्फ इंडक्शन होगा तो तीनों सही है, और म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो बाहर वाले का कभी रेडियस काम नहीं आता, ये दिमाग में रखे रहना। अब समझ गए म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का क्या अंतर था। और अगर यही सेल्फ इंडक्शन होता तो बढ़ेगा बढ़ेगा, कोई बोले ये बढ़ेगा, बोलो बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, सब बढ़ गया, उसमें कुछ घटता उठता नहीं है। ज्योमेट्री बढ़ाया कि बढ़ा, आगे बढ़ा लूँ अब, चलो यही बात समझाना था जो अभी इतनी देर तक डिस्कस किया। अब बच्चों लोग यहाँ से थोड़ा और आगे चलें, दूसरा पॉइंट लेंगे। अब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो फ्लक्स है 512 और दूसरा फ्लक्स है 521। 512 का मतलब है कि पहले में दूसरे से, जैसे बोला गया कि किसी कंट्री के किसी इंसान के बारे में बोला गया कि यहाँ पे मान लो ये बोला गया बिल गेट्स आया, और बिल गेट्स आने के बाद यहाँ मेला में संगम नहाए, और संगम नहाने के बाद यहाँ के लोगों को जो ऐसे टहल रहे थे, देखे सब बैठे हैं रोड के किनारे, मनुष्य ही हैं लेकिन रोड किनारे ठंडी में कांप रहे हैं, बड़े दुख दर्द को उन्होंने देखा। कभी जाना मत मेला में, जब पढ़ लेना तब जाना, पता चला कि दुख दर्द देखने पहुंच गए। जब दुख दर्द दूर करने लायक हो जाना तब जाना। तो वहाँ पे सब बैठे हैं मुश्किल में। आने के बाद फिर उन्होंने कहा कि $5 मिलियन इन लोगों के लिए हमने डोनेट कर दिया। न्यूज़पेपर में आएगा बड़ा बड़ा, $5 मिलियन इलाहाबाद के गरीबों को मिल गया। तो यहाँ का हर लोग तब क्या चर्चा करेगा, किसके पास कितना पैसा है। हाँ, जिसने $5 मिलियन, लोग बोलते हैं बिलियन मिलियन में लोगों का नाम आता है, और उतना उसने सीधा दे दिया और दान दे दिया कि ले जाओ हमारे पास से इतना पैसा, इन लोगों को बांट दो, और जितने लोग पाए सबके बड़े बड़े मकान हो जाएंगे। हैं, तो हर इंसान इलाहाबाद का क्या सोचेगा, किसके पास कितना पैसा है, सोचेगा कि नहीं, कितना पैसा है इतना दे दिया। तो वही हम भी सोच रहे हैं कि पहले में दूसरे से आया तो दूसरे के पास कितना था,
डिवाइड कर दिया। यही कॉन्सेप्ट है कि अब दूसरे में पहले से आया तो पहले के पास कितना था, ये बात हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, ये वाला जो है इसे दूसरे में कितना था और दूसरे वाला पहले में भी आया, तो अगर दूसरा वाला पहले में आया इसका मतलब उसे कहेंगे कपलिंग। कपलिंग माने जोड़ना, वो जुड़ रहा है। हर इंसान अपने घर में रहता है, लेकिन अपने घर में से निकल के दूसरे के घर में जाके बैठ गया और वहाँ पे बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो रिश्ता जोड़ रहा है। क्या हो रहा है, रिश्ता जोड़ रहा है। तो रिश्ते जोड़ने का मतलब क्या है, कपलिंग। वो कपलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी कपलिंग है, तो ये भी कपलिंग है, ये भी दोनों कपलिंग हो गया। अब इसकी वैल्यू लिखा जाएगा। 512 का मान आपने अपने कॉपी में देखो, म्यूचुअल इंडक्शन है और करंट दूसरे का, और सेल्फ इंडक्शन L2 है, I2 है। बच्चों समझ आ रहा है? अच्छा, दूसरा वाला बताना फिर समझ आया तो। 521 माने म्यूचुअल इंडक्शन और करंट पहले का है, और यहाँ पे L1 इंटू I1 है। I1 है, हाँ L1 I1 है। अब इसमें मैंने क्या बोला, कपलिंग कांस्टेंट के, ये भी कपलिंग कांस्टेंट के बराबर I2 काट दो तो m स्क्वायर अपान L1 L2 हुआ। तो बच्चों m बराबर क्या आया, k रूट L1 L2, जहाँ पे रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन आया। तो क्या है ये, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के बीच का रिलेशन। अगर दो कॉइल का सेल्फ इंडक्शन दे दे तो म्यूचुअल इंडक्शन को फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ इंडक्शन दिया है, खट से म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अब म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये डिपेंड करेगा कि कितनी लाइनें ओवरलैप कर रही हैं। तो बच्चों, अगर हम k की वैल्यू 1 लिखें, 1, तो इसका मतलब होता है 100% लाइन कॉमन है, 100% लाइन ओवरलैप कर रहा है। तो 100% ओवरलैप, k बराबर 1 का मतलब क्या है, 100% ओवरलैप। इसका मतलब हुआ 100% ओवरलैप, 100% ओवरलैप कर रहा है। और इसमें जो म्यूचुअल इंडक्शन आएगा वो मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और ये म्यूचुअल इंडक्शन जो मैक्सिमम होगा उसे हम लोग लिखते हैं √L1 L2। यूजुअली जब कुछ नहीं दिया है तो हम यही मानते हैं, m बराबर √L1 L2 ही मानते हैं। लिखा जाता है कि पहले का इंडक्शन 9 हेनरी है, दूसरे का 4 हेनरी है, तो उसके बीच का म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। अब कुछ नहीं दिया है, कितना ओवरलैप किया है, हम यही मानेंगे ना कि अगर रिलेशन है तो अच्छा ही होगा। इसका मतलब उसके बीच में 100% ओवरलैपिंग है। तो 100% ओवरलैपिंग है तो इस k बराबर 1 का नाम होता है टाइट। कैसी कपलिंग है, टाइट कपलिंग है, टाइट कपलिंग है, ये टाइट कपलिंग है। टाइट कपलिंग का मतलब यही है। जैसे बोला जाता है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, तो स्ट्रिक्ट तभी होता है जब उसका किसी पे कंट्रोल है, और अगर वो कंट्रोल नहीं है तो स्ट्रिक्ट होके क्या पाएंगे। स्ट्रिक्ट रहो, हाँ वो स्ट्रिक्ट है, वो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बोले स्ट्रिक्ट रहो, अपना घर पे पड़े रहो। स्ट्रिक्ट होने का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से उसका कंट्रोल है। इसका मतलब वहाँ पे कौन सा केस है, टाइट। बोलते हैं कि बहुत टाइट कपलिंग है, मतलब स्ट्रिक्ट है। इसका मतलब है कि 100% कंट्रोल है। और नो कंट्रोल तो वहाँ पे नो कपलिंग, उसे बोलते हैं लूज कपलिंग। नो कपलिंग है, कोई मतलब नहीं है। तो जो ढीले ढाले आदमी जो दिखते हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है ना, इसका मतलब है कि उसका किसी पे कंट्रोल नहीं है। और जो बड़ा स्ट्रिक्ट दिखते हैं, इसका मतलब समझ लेना कि जहाँ भी वो रहता है 100% कंट्रोल करके रखता है। ये पहचान है पूरे लाइफ में, ये बात समझ लेना। जो भी आपको इंसान बहुत स्ट्रिक्ट दिखे तो समझ लेना कि वो इंसान 100% वाला केस है वो।
मतलब कोई गलती को वो माफ़ नहीं कर सकता, वो 100% कंट्रोल में रखेगा। और जो ढीले ढाले टाइप के होते हैं, समझ लो कि वो बहुत लापरवाह है, लूज कपलिंग है, वो कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता। चलिए, ये सब फिलासफिकल फिजिक्स की बातें हैं और वही सत्य है। अब बच्चों, अगर हम k बराबर 0 कर दें, k बराबर 0, इसका मतलब नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैप नहीं। और जब ओवरलैप नहीं है तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा? 0। नो इंडक्शन। नो इंडक्शन मतलब इंडक्शन ही नहीं हुआ। तो m बराबर 0 का मतलब नो इंडक्शन। इंडक्शन हुआ मगर कौन वाला इंडक्शन नहीं हुआ, उसका पूरा नाम लिखना चाहिए ना। तो नो इंडक्शन लिखना सही है कि नो म्यूचुअल इंडक्शन? बच्चों, नो म्यूचुअल इंडक्शन लिखना है। नो म्यूचुअल इंडक्शन, ये हुआ नो म्यूचुअल इंडक्शन। समझ आया? तो k बराबर k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से 1 के बीच में। तो ये k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है वो लिखा गया है। एक आध दो बार यही पूछा गया है कि अच्छे इंडक्शन में k का मान क्या हो? 1 से ग्रेटर, 1 से लेस, 1, 0, ऐसे ऑप्शन दे देता है। तो हमेशा क्या, 1 से तो बड़ा होगा ही नहीं, तो 1 ही होगा। अच्छा कपलिंग बोला है। तो बच्चों, ये भी फार्मूला कंप्लीट हो गया। चलिए, अब एक सवाल देखो, एक चित्र समझ के आंसर देना आपको। देखो, एक ये बना रहा, एक ये लूप है और एक ये लूप है, ये दो लूप है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ऐसे बना, कोई करंट वरंट का डायरेक्शन पेपर में नहीं दिया होता तो हम भी नहीं दे रहे, ऐसे बस बना है। ये लाइन भी नहीं खींचा जाता, कि मैं खींच दिया कि आपको समझ आ जाए। बाकी फिगर इतना ही रहता, ये वाला और यहाँ पे ये वाला, ये है और ये है। समझ आ रहा है बात? बच्चों, ये लूप है और इसमें करंट तो फ्लो ही कर रहा है। अब करंट वरंट, इंडक्शन में करंट का कोई मतलब तो होता नहीं। करंट फ्लो करेगा, लेकिन भले आई नहीं आता, लेकिन बिना करंट का इंडक्शन नहीं होता। बोलेगा कि म्यूचुअल इंडक्शन में करंट पे तो डिपेंड करता नहीं, इसका मतलब उसमें करंट ना फ्लो करे। वही बात हुआ जैसे मैग्नेटिक फील्ड में टाइम पीरियड एंगल पे डिपेंड